और चलिए बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। जानकारी यह है कि कल देर रात 10 जनपद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हुई है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। रायबरेली और अमेठी में रोड शो की इजाजत दे दी गई है। अब इंतजार प्रत्याशियों के ऐलान का है, जो अभी तक भी हो नहीं सका है। और सवाल यही है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, चूंकि इससे पहले तक यही खबर थी, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक तरफ बीजेपी है जो लगातार इस देरी पर घेर रही है कांग्रेस पार्टी को, और दूसरी तरफ आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, यानी कि ये तो तय है कि आज साफ हो जाएगा कि आखिर उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। तो अब तक सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी दे दूं, रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के सामने कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने नामों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है इसी पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई है। और जो देरी पर देरी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, उसके बाद सवाल बहुत सारे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, इससे जुड़ी हुई और जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अमित सिंह, मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित का हम रुख कर लेंगे। अमित, क्या इसको लेकर आपके पास पूरी जानकारी है, कुछ तस्वीर साफ हो पा रही है? देखिए, फुर्सतगंज एयरपोर्ट जो कि अमेठी में है, वहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के आसपास जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी है अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल दल की नेता हैं, वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे 8 बजे और वहां गांधी परिवार अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद है और ये सीधे रास्ता जो है वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। अमेठी और रायबरेली से अभी भी कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया है कि कौन होगा उनका उम्मीदवार। चर्चाएं राहुल और प्रियंका गांधी की थी, लेकिन अब केएल शर्मा जो कि किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी की चर्चाएं हो रही है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। अमेठी और रायबरेली दोनों की जनता के बीच लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी तक उम्मीद जता के रखे हैं कि अब राहुल और प्रियंका चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बोलते हैं कि एक सीट से केएल शर्मा होंगे और दूसरे सीट से राहुल गांधी हो सकते हैं। और सुबह 8 बजे के आसपास गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कांग्रेस एक बात और भी जरा जो और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें क्लियर करिए, रायबरेली तो वैसे भी थोड़ी सेफ सीट मानी जा रही है क्योंकि अभी ये सोनिया गांधी ने छोड़ी है, लेकिन सवाल तो अमेठी पर था जिसको लेकर पिछली बार मात खा चुकी है कांग्रेस। तो अब अमेठी से क्या केएल शर्मा उतने स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हो सकते हैं कि स्मृति ईरानी को वहां से चुनौती दे पाए, ये बताइए। देखिए लवीना, एक चीज समझाऊं कि 2019 में जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे अमेठी लोकसभा सीट से, और जब 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी तो उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा था। 2014 से लेकर 19 तक गांव-गांव जाकर लगातार स्मृति ईरानी काम करती रही, लोगों के बीच में रही। उसी तरीके से दिनेश प्रताप सिंह जो कि अभी फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं रायबरेली से, उन्होंने भले ही पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी से हार गए हों, लेकिन 2019 से लेकर 24 तक पिछले 5 साल जिस फॉर्मूले पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में काम किया था, उसी फॉर्मूले पर दिनेश प्रताप सिंह जो है रायबरेली में काम किए। उन्होंने अपने घरों में रातें कम गुजारी और रायबरेली वासियों के बीच में रातें ज्यादा गुजारी। वो कहीं किसी गांव में जाते थे, वहां रुकते थे, वहां लोगों के साथ खाना खाते थे। तो जाहिर तौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल यही था कि क्या गांधी परिवार से कोई होगा अमेठी का उम्मीदवार। आप बने रहिए अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी तक भी नहीं किया है, लेकिन नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर में राहुल और प्रियंका गांधी के नाम के बकायदा पोस्टर यहां पर लगवा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता अभी भी यही डिमांड कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को ही मैदान में उतारा जाए। दूसरी तरफ अमेठी से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी केएल शर्मा का यह कहना है कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई संकेत अभी तक मिल नहीं पाया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि दोनों सीटों पर तैयारी पूरी है और ऐलान के साथ आज नामांकन भी दाखिल कर दिया जाएगा।
प्रयास अभी भी है कि हम वेट कर रहे हैं उनके निर्णय का, ठीक है, वो कर रहे हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावना है, मैं भी उसी में अंदर अपने आप को समाहित करता हूँ कि मैं भी यहाँ पे कार्यकर्ता की तरह ही हूँ, मतलब भले तो ये मैं कर रहा हूँ, तो इनकी जो भावना है उसी में हमारी भी भावना। 11 बजे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। अमेठी का हर नौजवान, किसान, बेरोजगार, जिसे लगता है अमेठी का विकास छीना गया, जिसको लगता है अमेठी का अपमान किया गया, उन सब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली से गांधी परिवार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो भी नेता यहां आएगा वो हार कर ही जाने वाला है। अगर आप प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हो तो प्रियंका गांधी की मां जो 4 बार रायबरेली से सांसद थी, उनसे भी मैं चुनाव लड़ चुका हूं। तो मेरे लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोई गांधी आए रायबरेली में हार के जाएगा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, अमेठी और रायबरेली के मुद्दे पर न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। गांधी परिवार में पुश्तैनी सीट पर भी लड़ने का साहस अब बचा नहीं है और इसीलिए इतने लंबे समय तक ऐलान किया ही नहीं गया। गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे। अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना चाहते, इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी? किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण नामांकन दाखिल कर देने वाले हैं। करण भूषण के नामांकन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। कल करण भूषण सिंह ने कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया था और जिसके बाद आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साथ में यहां मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं, उनकी जगह इस बार उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और आपको ये भी बता दें, डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी करण भूषण सिंह रह चुके हैं और इसीलिए आज उनका नामांकन दाखिल होने वाला है। नामांकन दाखिल करते वक्त आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद रहेंगे। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है, उन्हें टिकट मिल गया है, वो वैसे ही पहुंच गए अयोध्या दर्शन करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भगत राम को करण भूषण के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। भगत राम भी आज ही कैसरगंज से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए करण भूषण सिंह होंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी कौन होगा इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले, भगत राम को करण भूषण के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। ये फाइट बड़ी दिलचस्प यहाँ पर होने वाली है और आज ही के दिन एक तरफ देखेंगे आप कि करण भूषण ने नामांकन दाखिल किया है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आज ही यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। और न्यूज 18 इंडिया को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कांग्रेस के जातीय जनगणना के वादे को चुनावी पैंतरा बता दिया और दो टूक ये कह दिया कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। एक और बात जो है, जो चर्चा में है इस वक्त, वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी। इसका मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया।
ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना। धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। तो ये किसका कटता है? एसटी, एससी, ओबीसी का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते हैं देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती। देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो। जी, आप लोगों को भी पूछना चाहिए। अगर आप लोग सवाल हमें ही पूछते हो, उनको नहीं पूछते हैं। नहीं, जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक कभी नहीं करा। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया, मंडल कमीशन को दबाकर रखा। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण करा। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम।